जय हिंद। नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जेपी व गोल्डन स्टडी पर मैथमेटिक्स क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहा है। तो हम लोगों ने 2022 में जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू किया, इसमें 50 नंबर तक हो गया था। आज 51 नंबर का देखेंगे ऑब्जेक्टिव। मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। इसका सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। अगर y अक्ष पर पूछ ले बिंदुओं का भुज या y अक्ष पर x नियमक पूछ ले तो उसका आंसर 0 होगा। डायरेक्ट याद रखना है और रटना है नहीं, सीधा समझ लेना। इधर y अक्ष है तो इधर 0 होगा। ऐसे सवाल के लिए कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज जो होता है यानी x वाला जो मान होता है, भुज पूछ ले या x नियमक पूछ ले, वो आपका 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन बी हुआ। यदि आपको यहाँ पर x अक्ष पर पूछ देता फिर भी यहाँ पर जो है क्या होता? 0 होता है ना। यहां पर अगर y अक्ष पर पूछ दिया है भुज तो 0, अगर x अक्ष पर कोटि पूछ दे तो वो भी 0। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन का? 0, 51 का 20। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कम ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय टाइप का, गैर वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, आपका टाइम मारता है और आपको उलझाता है। तो वैसे क्वेश्चन को भी आंसर में समझेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, यहां पे क्वेश्चन नंबर 52 समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8, ये जो है इसका सर्वांतर निकालना है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि सर्वांतर को CD कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए कि जैसे 0 है पहला पद, 1/8 दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है? 1/8, उसी में से 0 घटा दीजिए। ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए मेरे हाथ में 2 उंगली है, तो आगे वाली जो है ये दूसरी है और ये पहली है। कहने का तात्पर्य है कि दूसरी में से पहली घटा देंगे, यानी कि 1/8 में से 0 घटाएंगे तो आपको सिंपली क्या बच जाएगा? वो 1/8 ही बचेगा, क्योंकि 1/8 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1/8 ही बचेगा। तो 1/8 1/8 ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52 का ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत हार्ड भी होगा आगे ज्यामिति से। 53 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n, ठीक है, -7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद कैसे निकलता है? तो चलिए इसको जानना पड़ेगा। ये कैसे बनता है क्वेश्चन, इसको बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सर निकालते हैं, अंदाजा से नहीं मारिए। हालांकि आंसर इसका डी होगा -2, हमें पता है, लेकिन कैसे होगा चलिए दिखाते हैं आपको। और आंसर दिखा करके ही मैं समझा रहा हूं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो सवाल क्या है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए। एपी का समान पद दिया है। समान पद को क्या बोलते हैं? an। an का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5n - 7, ये आपका दिया हुआ है। और यहाँ से आपको पता होगा कि an होता कितना? ये समान पद हो गया एपी का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे an के बदले क्या होता है? a + n - 1 गुना d। इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5n - 7। समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ से तो ये nवां पद का फॉर्मूला हुआ। ये एपी का जो समान पद होता है a + n - 1 गुना d, इसी का वैल्यू आपको दिया है 5n - 7। तो ये तो an के लिए है, लेकिन यहाँ पर पहला पद का रहा है तो ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला पद का मतलब a1 होता है। क्या होता है? a1। अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला को तो समझने के लिए हमने लिखा है। जो आपको प्रश्न में दिया है समान पद an, उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे n के बदले 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा। यानी कि जहां पर n है वहां पर 1 पुट कर देना। जैसे 5 × 1 - 7, क्योंकि n का मान कितना है? 1 है। पहला पद मतलब a1, पहला पद a1। यहाँ पे n के बदले 1 रखेंगे तो गुना होगा 5 × 1, तो ये बच जाएगा आपका -2, क्योंकि 5 में से जो 7 सब्ट्रैक्ट होगा, समझ रहे हैं ना? 5 में से 7 घट जाएगा -2। आपने देखा जो समान पद होता है a + n - 1 गुना d, यही दिया हुआ था। और समान पद को शॉर्ट में दिखाते हैं an से। अब an के बदले पहला पद है तो n के बदले 1 रखे, 1 का मान यहाँ रखे। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया -2 आ गया आंसर। तो देखेंगे ऑप्शन तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो इस सवाल को जरूर सीखिएगा क्योंकि इस टाइप का सवाल और भी आ सकता है। तो यहाँ पर आंसर डी गया
ठीक है, -2। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, चलिए समझा देते हैं। 54 नंबर का बिंदु 0 -8 और बिंदु -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अगर ऐसे सवाल का फॉर्मूला चाहते हैं तो मैथ के ऑल चैप्टर्स का जो है फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है, लेकिन ये एग्जाम पैटर्न में बता रहा हूँ, उन सभी का लिंक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला ब्रैकेट है ए, दूसरा है बी, तो पहला में जो है जो मान होता है x1/1 होता है और दूसरा से x2/2 होता है। यहीं पे सवाल बन जाएगा आपको। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x1 + x2/2। क्या होता है, ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और यहाँ पर y1 + y2/2। ठीक है, वहाँ से दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मध्य बिंदु का नियामक। जो 54वां प्रश्न है वहाँ पर आपको बिंदु लिख देना है। जैसे x1 = 0 है सवाल में, देखें आप फर्स्ट ब्रैकेट से, और सेकेंड से x2 = -12 है। उसी प्रकार y1 = -8 है और y2 = 0 है। यहाँ से मध्य बिंदु का नियामक मांगा है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ से सिंपली मान रख देना है। x1 कितना है आपका, 0 है, प्लस और x2 कितना है, -12 है, -12/2, कॉमा y1 कितना है आपका, -8 है और प्लस y2 कितना है, 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, 0 में -12 को जोड़ेंगे तो -12 ही होगा, और -12/2 का मतलब आधा करना, तो -6 बचेगा। आराम से समझ रहे हैं। अब यहाँ पे -8 में 0 को जोड़ेंगे तो -8 ही रहेगा, उसका आधा -4। तो यहाँ से आपने देखा जो नियामक आया है -6 -4। देखते हैं किस ऑप्शन में, इसको जरूर सीख लीजिएगा। प्रैक्टिस जो है मनुष्य को महान बनाता है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो 54 नंबर का जो यहाँ पर है, यहाँ पे -6 -4 जो है ऑप्शन बी में जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 54 का ऑप्शन बी आ गया, आपने देख लिया। चलिए ठीक है, अगला सवाल जो है बहुत ही आसान है। अगला सवाल बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के नियामक यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो इसके केंद्रक का नियामक होगा। यानी ए में है x1/1, बी में x2/2 तथा सी में x3/3 है। तो यहाँ पे जो 3 बिंदुएं हैं, तो केंद्रक का नियामक जो होगा, तो x जब है सारे x को जोड़ेंगे 3 बार, तीनों x को जोड़ेंगे, तीनों y को जोड़ेंगे। तो वैसा देखना है कि तीनों x वाला जो है कहाँ है, और बटे 3 होना चाहिए। 1 2 3 ब्रैकेट है, बटे 3 होगा। तो यहाँ डी नंबर में ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं, x1 + x2 + x3/3, क्योंकि आपने देखा x1 से x3 तक है, कॉमा y1 + y2 + y3/3। तो 3 यहाँ पर बिंदुएं हैं, तो तीनों नियामक को जोड़ के बटे 3 करेंगे। ऑप्शन डी जा रहा है, 55 का ऑप्शन डी सही हुआ। और 56 नंबर का जो सवाल है, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है, तो आपका टाइम खपत होगा। तो टाइम बचत करने के लिए ऐसे सवाल को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे सवाल को सीखना चाहते हैं तो हम जरूर आपको इसका हल बताएंगे। और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल बहुत टफ है। ये सवाल गैर वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, 2 अंक में या फिर 5 अंक में। जैसा कि सवाल यहाँ पर है 56 नंबर के, यदि बिंदुएं P 2 3 Q 4 के और R 6 - 3 संरेख है तो K का मान। ऐसे सवाल जो ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा। खैर दे दिया है, तो चलिए इसको हल करके समझाते हैं। और ऐसे सवाल को आप जरूर सीखिएगा। आप कितना समझे ये भी कमेंट में बताइएगा। 56 नंबर में जो सवाल है उसको हल ऐसे करेंगे। यदि बिंदुएं A 2 3 B 4 के और C 6 - 3 संरेख हो, क्या हो, संरेख हो, एक बिंदु पर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसको याद रखना है। संरेखी का मतलब हुआ कि जब ये बिंदुएं संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसको समझ लेना स्टेप में। तो चलिए यहां से निकालते हैं x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3। ध्यान दीजिए, a से लेना है पहला मान, b से लेना है पहला मान, c से लेना है पहला मान। तो कोष्ठ का पहला मान जो लेते हैं वो x वाला होता है। कोष्ठ का जो दूसरा मान है, जैसे 3 k - 3, दूसरा मान को y कहते हैं। क्लियर। तो यहां से जो है x1 है 2, x2 है 4, मिला लीजिएगा, x3 है 6, y1 है 3, y2 है k, y3 है -3। समझ गए, ये मान लिख लिए। अब यहां से है, आराम से समझना है, चाहे आप 8वां में हो, 9वां में हो या 10th में हो, समझना है, सिर्फ समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या लिखा है कि बिंदुएं क्या है आपको प्रश्न में,
संरेखी हैं। तो बिंदुएं जब संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। और इस स्थिति में ऐसे सवाल के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। फिर से 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे 1/2 तो फॉर्मूला का है, और यहाँ पर x1 का मान जो है सवाल से रखेंगे ध्यान से। x1 का मान 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? y2 माइनस y3, y2 का मान k, y3 का मान -3, और एक माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, ठीक है। y3 का मान प्लस x2 है यहाँ पे, ठीक है, हर ब्रैकेट के बगल में x वाला मान है। तो x2 का मान यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पर 4। उसके बाद क्या है? y3 माइनस y1, तो y3 का मान -3, y1 का मान भी 3, y3 का मान -3 यहाँ पर रखेंगे, और माइनस फार्मूला का, और y1 का मान 3। देखते हैं सिर्फ प्लस x3 का मान क्या है? 6 है, तो 6 होगा, ठीक है। उसके बाद है y1 माइनस y2 होता है, तो y1 का मान क्या है? 3 y2 k, तो 3 माइनस के बराबर 0। अब इनको हल करिएगा, ब्रैकेट का गुना, जैसे कि यहाँ 2 से ब्रैकेट टूटेगा कोष्ट तो हो गया 2k प्लस 2 × 6। फिर यहाँ पे देखिए कोष्ट में पहले करना है, ब्रैकेट में -3 क्या होगा? -6, क्या होगा? -6। अब ब्रैकेट के बगल में जो संख्या गुना है तो 6 × 24 -24 प्लस माइनस। फिर यहाँ पर 6 से कोष्ट तोड़ेंगे, छतरी 18 प्लस माइनस 6 को कैसे करें? 6 के बराबर 0। समझ में आ गया? अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले क्या करेंगे? संख्या को देख लीजिए, जैसे कि संख्या जो फ्री संख्या जैसे 6 18 6 24, तो 24 प्लस हो गया, फिर 24 माइनस बीच में है, 1824 में से 24 का 0। अब यहाँ पे क्या देखिए? -6 के है, -6 के प्लस 2 के, यानी कि -6 में से 2 निकल जाएगा तो -4 बचेगा, तो 4 के बराबर 0। अब इसको काट दीजिएगा तो ये 0 में से घटेगा तो 4 बचेगा, और नीचे में 2 है, 2 से 2 दूना 4, ठीक है। तो 2 के बराबर हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब के जो निकालिएगा 2 से डिवाइड होगा 0 में, तो के बराबर 0। तो ऐसे सवाल का आंसर देखा आपने, 0 आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 57, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? तो उसी टाइप का सवाल है, निर्देशांक से ही है। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, और यहाँ पर क्या है? जब परिमाप कहेगा तो 3 शीर्ष से जो भुजा है तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर तीनों भुजाओं का जोड़ना माने परिमाप का मतलब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, दूरी सूत्र से बनेगा। 57 का जो सवाल है, चलिए इसका हल निकाल लेते हैं। आंसर डायरेक्ट हम नहीं मारेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर 12 ही का ही आएगा। कैसे आया है? आप तो कहेंगे सर आप जो है बता दिए 12 आया कैसे? तो चलिए देखते हैं। 57 नंबर का सवाल को ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए। 57 का सवाल जो है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष पहला है A 0 4 B 0 0 C 3 0। समझ गए? ये सवाले में दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी प्लस होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे AB BC AC, और तीनों भुजाओं को जोड़ना माने दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? आपको याद होगा, बोलिए क्या होता है? क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र प्रत्येक भुजा से दूरी निकालेंगे, जैसे इसका दूरी, इसका और इसका। चलिए देखते हैं। यहाँ बोलेंगे परिमाप का मतलब है तीनों भुजा का जो AB प्लस BC प्लस C है ना, और इसमें क्या है? दूरी का प्रयोग हुआ है। तो ये दूरी AB दूरी, BC दूरी, AC दूरी, तीनों को जोड़ देंगे, ये होगा परिमाप। तो यहाँ से है दूरी सूत्र देख लिए। AB जब निकालेंगे, देखिए AB तो x1 होगा 0, फिर नीचे में A से x1 वाला और B से x2 वाला। तो x1 माइनस x2 का मतलब होगा यहाँ पे 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 जो है y1 माइनस y2, तो इसका सेकेंड मान 4 माइनस 0, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस देंगे। अब निकालें BC में क्या मानेंगे? B को मानेंगे x1 y1, C को x2 y2, x1 y1 x2 y2,
तो यहाँ पर जो है जब BC निकालते हैं तो ये हो जाएगा, फिर इस 0 में से 3 को घटाएंगे स्क्वायर प्लस, फिर इस 0 में से 0 घटाएंगे स्क्वायर प्लस। जब CA निकालेंगे तो C को मानेंगे x1 y1 और A को मानेंगे x2 y2। अब यहाँ से प्लस देंगे, फिर है ना x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस है ना y1 है, y1 माइनस y2, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस सब को हल कीजिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ से 0 जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 है। ठीक है, 0 4 माइनस 0 माइनस 4 होगा, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, इसका यहाँ से यहाँ तक प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 0 माइनस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 0 माइनस 0 ये तो 0 हो गया, हट गया। तो यहाँ से यहाँ से निकला इस रूट से हो जाए 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर माइनस 9, और प्लस 0 में से 4 गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ गया रूट 16, जिसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है बताइए 5। अब सबको जोड़ेंगे कितना आया, 5 3 8 4 12। 12 ऑप्शन में कैसे था देखे थे और कैसे आया देख लिए। तो इसका जो है आंसर कितना आया, 57 नंबर का जो सवाल है ऑप्शन बी। कैसे आपने देख लिया है तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, 1-2 बार जरूर बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर का सवाल है उसी टाइप का, बिंदुएं P30, Q70 और R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति से जो संरेखी में लगाए थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 0 नहीं करेंगे और यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से नियामक जो देखे, x1 3 है, x2 7 है, सवाल में देखिएगा, x3 8 है, y1 0, y2 0, y3 0। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको पता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे PQR है तो उसी का क्षेत्रफल क्या होगा, वो 1/2 x1 है ना, 23 31 12, 23 31 12, ये y का मान याद रखना है। ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, यही है 23, प्लस x2 y3 माइनस y1 है ना, यही 31, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला ऊपर भी देखे थे, इसी में मान रखे हैं, मान रख दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सारा मान रखा गया है, कोष्ठ से पहले x1 x2 x3 और कोष्ठ के अंदर वही है y2 माइनस y3, वो मान रखे हैं। इसको कैसे निकालें आप बताइए समझ करके, कि ऊपर इस टाइप का समझाए थे, इसको आगे क्लियर करिएगा सब मान बैठा करके। तो ये 28 में से 12 निकल जाएगा, 16 बचेगा, 16 को 2 से काट देंगे 8 वर्ग इकाई जो है जितना ऑप्शन में था। आपको ये बना के हमको कमेंट करना है, क्योंकि ये प्रोसेस ऊपर समझे थे। 58 का ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, 58 का ऑप्शन डी हो गया। 8 वर्ग इकाई आता है, कैसे है आपने देख लिया। और 59 का सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बताइए, प्रॉपर्टीज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, 60 नंबर का सवाल है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर PI, यानी 2 भुजा बराबर है और एक कोण 40 है। जब 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा, यानी ठीक है ना, 2 भुजा बराबर है, 2 कोण भी बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक कोण 40 है तो दूसरा भी 40 होगा, तो 40 जोड़ लिए कितना हुआ 80। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 भुजा बराबर है तो इस 40 को डबल कर दीजिए, 80 हुआ, और 180 में से 80 घटाएगा। ठीक है, 2 भुजा बराबर है तो इस 40 को डबल कर दिए, ट्रिक देखिए, तो 40 दूना 80, और त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है तो 180 में से जो है 80 घटा देंगे, 100 बचेगा। समझ में आया, नहीं आया। 2 भुजा बराबर है तो इस 40 को डबल कर देंगे, 40 दूना 80, और तीनों कोण होता है 180 डिग्री त्रिभुज का, तो उसमें से जो 80 घटाएंगे तो 100 डिग्री बचेगा। तो 100 60 का 100 जो है डी में है। तो इस तरीके से हमने आज 10 ही क्वेश्चन कवर किया, क्योंकि टफ क्वेश्चन सब थे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए, आप एक दूसरे की हेल्प के लिए शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछले ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम दे देंगे।